देखो बच्चों बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीज़ें नहीं मिलती। Hey guys, what's up? Amar Singh this side and you watching the Pharma World, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम अलग अलग स्विच किए, जिन्होंने अपना करियर स्विच किया है या फिर अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनका पॉडकास्ट शूट करते हैं। सो आज की वीडियो में बहुत ही प्यारे गेस्ट आए हैं हमारे पास, जिनका नाम है आशुतोष पांडे, जिन्होंने अपना बी फार्म से करियर स्विच किया है एज अ LLB स्टूडेंट, लाइक लॉ का स्टूडेंट। और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई उन्हें, क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या एग्ज़ाम पास किया है और अभी उन्होंने उस कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। सो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। सो हाय आशुतोष। हाय उमर। हाउ आर यू? या आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? अरे बढ़िया, बिल्कुल बस चल रही है हमारी किसी तरह। तो लाइक आशुतोष, मुझे जैसा पता है कि आप फर्स्ट ईयर बी फार्म फर्स्ट ईयर में आए थे, तो क्या थे कि ना मुझे लॉ में जाना है। मैं देख रहा हूँ आपका इंटरेस्ट जब से बन रहा है, तो आपका डिसाइड कब हुआ कि हाँ अब करना ही करना है लॉ? दरअसल सबसे पहले आप ये बताइए किस कॉलेज में हैं और वहाँ पे एडमिशन कब लिया, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ठीक है, मैंने अपना जो बी फार्म का कोर्स है ये पिछले साल 2023 में कंप्लीट किया है और इसके बाद मैंने इमीडिएटली जो है LLB कोर्स में एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में। ये एक 3 साल का कोर्स है जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन परस्यू किया जाता है। और बी फार्म जब मैंने शुरू किया था तब भी शुरू में मैं सोच रहा था कि लॉ भी करना एक ऑप्शन हो सकता था मेरे लिए अपने करियर में, लेकिन उस टाइम पर बाकी फैक्टर्स को देखते हुए, और लॉ एक बहुत सिक्योर प्रोफेशन नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं, और इसी वजह से फार्मेसी के प्रति जो है मैं आया, फार्मेसी की फील्ड में आया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन दिल में हमेशा से ये बात थी कि आज नहीं तो कभी ना कभी ही LLB मैं करूँगा। So, what is the challenges which are facing by you during switching the career from B Farm to LLB? Every time we change our stream, our field, our work, everybody faces challenges. But इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट ना करें, एक्सपोजर लेने से बचें, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप फार्मा फील्ड में हैं तो केवल अपने आप को फार्मा तक ही सीमित ना रख करके बाकी फील्ड्स में भी अपने आप को एक्सपोजर देने का प्रयास करें। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला कि आप एकेडमिकली अपने आप को और स्ट्रॉन्गर फील करेंगे। दूसरा, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी प्रोफाइल को बेटर बनाएंगी। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो साइंस फील्ड जो एक बैकग्राउंड होता है साइंस का फार्मा स्टूडेंट के तौर पर, उसके बाद लॉ फील्ड में जाना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल उन लोगों के लिए होता जो आर्ट्स फील्ड से साइंस फील्ड में आते। तो और शुरू में भी मैं कहूँगा ऐसा कि 10th क्लास तक भी मेरा सोशल साइंसेस में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उसमें। और उसके बाद हमने एक फॉर्म भरा था 10th क्लास में अपने प्रेफर्ड स्ट्रीम को लेकर, तो उसमें मैंने आर्ट्स को चुना था। अच्छे मार्क्स आए बोर्ड पेपर में। उसके बाद मेरे चेयरमैन साहब जो थे स्कूल में, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुमने आर्ट्स क्यों फिल कर रखा है, तुम्हें तो साइंस में जाना चाहिए। तो फिर मैंने उस समय उनकी बात मानते हुए और फैमिली वालों की भी सजेशन को मानते हुए मैंने साइंस को चुना। उसके बाद मैंने MBBS के लिए नीट का पेपर दिया, उसमें मैं नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो उसके बाद एक एडिशनल तौर पर मैंने फार्मेसी को चूज़ किया। सो मैं आप सभी को बता दूं कि जो बी फार्म के बाद स्टूडेंट LLB में जाते हैं या ये कोर्स लॉ का करते हैं ना, इसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि हाल ही में हमें सुनने में आया था कि हरियाणा की एक सिरप के अंदर हमें कुछ सेडेटिव्स ड्रग्स मिल गए थे या फिर वो नुकसान कर रहे थे, और ऐसे केसेस निकलते रहते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री को बंदे को उसके डिफेंस के लिए एक लॉ का स्टूडेंट चाहिए होता है। और मैं ये डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में आप यह बहुत अच्छा करोगे अपने करियर में। ये डिसीजन आपका बेस्ट डिसीजन था मेरे अकॉर्डिंग। और मैं भी अभी रेगुलेटरी कर रहा हूँ और मेरा मेन मोटिव यही है कि कंपनी जो है ना
वो रेगुलेटरी के बंदे को और अपने लॉ के बंदों को जोड़ के रखती है। हमेशा वो काम नहीं आते, बट एंड टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, इनकी पड़ती है, क्योंकि पूरी कंपनी को बचा सकते हैं यार लॉ के लोग। लॉ की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसकी मांग कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में मोर देन 60% जो लोग थे वो लॉ फील्ड के थे, लॉयर थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे। तो उस टाइम पर अगर हम देखें तो संविधान निर्माता में जब इतने सारे लॉयर्स थे तो काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है हमारे देश में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, तो उसमें लॉ का जो प्रयोग है वो हम प्रतिदिन करते हैं। तो लॉ की मांग कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप हर पीएसयू में देखेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हो, सभी को लीगल एडवाइज़र चाहिए होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ को लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेट के अपने पैनल्स होते हैं एडवोकेट्स के। आर्मी में अगर आप देखेंगे और बाकी भी आर्म्ड फोर्सेस में देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़रूरत होती है। जज एडवोकेट जनरल एक पोस्ट होती है, वो काफ़ी बड़ी लेवल की, तो उसके लिए भी जो है लॉ ग्रेजुएट्स की आवश्यकता पड़ती है। और मेन जो एक अट्रैक्टिंग पॉइंट जो है इससे लॉ फील्ड का, वो जुडिशरी एग्जामिनेशन होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए अपीयर करते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर ये कैसे, मतलब लॉ कैसे अडॉप्ट करते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, कौन से एंट्रेंस देने पड़ते हैं। तो लाइक आपने तो यार जीपैट एंट्रेंस भी क्लियर किया है, एमबीए के एंट्रेंस क्लियर किए हैं, ये अपने लॉ वाले भी, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम आपने क्रैक कर लिए हैं। तो थोड़ा बताइए कि लॉ की साइड जाने के लिए कौन से एग्जाम की जरूरत है और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स एट एक्स्ट्रा, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ लॉ और सिर्फ जीपैट के ही एंट्रेंस ही क्लियर नहीं करे हैं, बल्कि पब्लिक हेल्थ का भी क्लियर किया था, प्लस लाइब्रेरी साइंसेज में भी मुझे एडमिशन ऑफर हुआ था। और अभी भी मैं जो है अपने बेटरमेंट के लिए जो है पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ हमेशा से। और जैसा कि हमारे अमर भाई साहब ने सवाल किया है, तो उसको लेकर मैं बताना चाहूँगा कि एलएलबी का जो कोर्स है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो है एक 5 ईयर कोर्स होता है, वो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी का कोर्स होता है, जिसमें 2 साल की ग्रेजुएशन होती है और 3 साल की एलएलबी होती है, कि जैसा कि बीबीए एलएलबी या बीए एलएलबी उसमें देखा जाता है। इसमें जो एडमिशन होता है वो क्लैट और आईलेट के ज़रिए लिया जाता है, जो कि 12th के बाद होता है। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ करने का आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको CUET PG का पेपर कोड नंबर COQP 11 इसमें अपीयर होना पड़ेगा, जिससे कई सारी सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने लॉ प्रोग्राम्स में इसके ज़रिए एडमिशन प्रोवाइड करा रही हैं। और इससे पहले हर यूनिवर्सिटी अपना अलग से एंट्रेंस कराती थी, लेकिन CUET PG के आने के बाद से ये एक कॉमन एंट्रेंस के ज़रिए इनका एडमिशन लिया जा रहा है। COQP 11 की तैयारी करते समय मैं आपको मुख्य बात बताना चाहूँगा कि उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें, जनरल नॉलेज पे ध्यान दें, रीजनिंग और लॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर अपना वर्क करें, इंग्लिश पर ध्यान दें और मैथमेटिक्स बेसिक लेवल की वो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आपने जैसे कि आपने फार्मेसी कॉलेज का इन्वायरमेंट देखा है, वहाँ की पढ़ाई, फैकल्टी, फैसिलिटी, इन्वायरमेंट, और अब लॉ का भी देखा है, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो दोनों के अंदर आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। दिपसार हमारा एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो दोनों के बीच काफ़ी बड़ा अंतर मुझे देखने को मिला है और माहौल का काफ़ी फ़र्क है। स्पीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा इशू है दोनों जगहों को कंपेयर किया जाए तो, और एक सोशल बॉन्डिंग जो होती है वो हमारी मैंने देखी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी है। हर प्रांत के, हर भाषा जानने वाले लोग, अलग अलग राज्यों से आए लोग सभी एक साथ सद्भाव के साथ वहाँ पढ़ाई करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्टिव माहौल वहाँ बच्चों को मिलता है। डिप्सरू की बात करूँ तो ये एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इसको, एक प्रोफेशन ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ फार्मेसी और इससे जुड़ी चीज़ों पर ध्यान देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये है कि आप अलग अलग
स्ट्रीम से आए हुए, अलग अलग वर्क फील्ड से आए हुए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं बोलूँगा कि डिप्सरू ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस बहुत कम है। इसको आप एलएलबी की भाषा में अगर बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें आप लॉ कर रहे हैं उसका फ़ीस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिस नॉमिनल फ़ीस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना फैसिलिटी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही डेवलप्ड लेगेसी है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप हर तरह से सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, तो वहाँ अकेलेपन जैसा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। और फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो हम दिपसार में तो पिछले 3-4 सालों में फ़ीस में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देखा जाए, फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो अराउंड 6,000 रुपीज़ पर एनम ये नॉमिनल फ़ी जो है वो एलएलबी के स्टूडेंट्स से चार्ज की जाती है, अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो सब इंस्टीट्यूट्स लेते हैं। और ये काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं एजुकेशन के। एग्जामिनेशन फ़ीस ज़्यादा होते हैं क्या? एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अराउंड 1100 पर सब्जेक्ट या per year. Yes, if you pay it in first sem then you don't need to pay it in second sem. for 1 year only. For 1 year. तो इतने कम फीस में अगर मैं बताऊं क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है? मैं ऐसा कहूँगा और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि आप किसी भी NLU के साथ कंपेयर कर लीजिए, किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर लीजिए, प्राइवेट के साथ भी आप कंपेयर कर लीजिए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो टीचर्स की क्वालिटी वहाँ पर है, जो उनका टीचिंग स्टाइल है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप काफ़ी हाई फ़ी पे करने के बाद भी उसको जो है आप गेन नहीं कर सकते, जो आप वहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ पे 3 सेंटर्स जो हैं वो बहुत ही विसिनिटी में ऑपरेट होते हैं। लॉ सेंटर 2 जो है वो एक मॉर्निंग कॉलेज है जो कि सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक चलता है। जो लॉ सेंटर 1 है उसकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेके शाम 7:20 तक है। और जो कॉमन लॉ सेंटर है, जो सबसे पुराना और सबसे जाना माना जो सेंटर है हमारा, CLC जिसे बोलते हैं, उसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से लेके 5:30 बजे शाम तक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी सेंटर में हों, आप किसी भी सेक्शन के स्टूडेंट हों, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, आप किसी भी टीचर से जाकर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। प्लस किसी भी क्लास में जाकर उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप फिक्स कर सकते हैं। अटेंडेंस एक बड़ा इशू है, 70% प्लस हमें रखनी होती है, तो उसको ध्यान में लेकर अगर चलें तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ से LLB करना, और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। DU के तो मोस्टली कॉलेज में यही है कि 70-80% कंपलसरी अटेंडेंस होनी कंपलसरी है, ऐसा नियम है। और कुछ बार कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो है कंसेशन मिल जाती है, तो उसके लिए भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं। सर लॉ के स्टूडेंट को बोला जाता है कि हाँ मोटी मोटी बुक पढ़ो, कंटिन्यू तुम्हें पढ़ता रहना है, तो वहाँ के लाइब्रेरी का कैसा इन्वायरमेंट है? बुक्स अवेलेबल? लाइब्रेरी फुली इक्विप्ड है। और स्पेशली लॉ के लिए है वो लाइब्रेरी या फिर सबके लिए? नो, ओनली फॉर लॉ। ओनली फॉर लॉ। आपको लॉ की हर तरह की किताब, दुर्लभ से दुर्लभ किताब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छी बात भी है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख रखा है लाइब्रेरी को। काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स हैं आपके रेफरेंस के लिए। और लाइब्रेरी जो है मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा स्पेस तो नहीं है उनके पास, लेकिन जितना भी है स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी ही शालीनता से, शांति से और धैर्य के साथ वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके जो है बाकी तैयारी भी साथ में चल रही है। लॉ की भी एक खासियत है कि इसके साथ कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाकी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टाइम मिल जाता है? टाइम मिलना तो ऐसा नहीं कह सकते, निकालना पड़ेगा टाइम आपको। और काफ़ी बच्चे मैं कहूँगा UPSC के सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, चाहे वो बाकी रिक्रूटमेंट की भी तैयारी लोग कर रहे हैं। प्लस जुडिशरी के मेनली आपको वहाँ एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। और हम जब भी कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर लॉ से रिलेटेड मतलब कोर्ट कचहरी वाली कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें IPC करते रहते हैं,
तो इसके ऊपर कुछ अगर हम बताएं क्या है, तुम्हें याद करना पड़ता है पूरा आईपीसी के तहत ये, आईपीसी के तहत ये, तो मतलब उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, अब आपने ये नया सवाल पूछा, इससे पहले मैं आपके जो है पुराने सवाल का जवाब दूंगा जिसमें आपने मुझसे पूछा था। चलिए, आईपीसी की अगर आप बात आपने करी थी शुरू, तो मैं पहले आईपीसी से शुरू करूंगा। आईपीसी जो है 1860 में आया, एक अधिनियम था जिसके तहत काफ़ी अलग अलग ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट को निर्धारित किया गया है। आईपीसी के साथ ही बाकी एक्ट्स भी लगाए जाते हैं, सीआरपीसी के एक्ट लगाए जाते हैं, और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, अब ये जो है ये आने वाले दिनों में ये रिपील लगभग हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्लस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये अब आ गए हैं। कुछ समय लगेगा जुडिशरी में भी इसको इम्प्लीमेंट होने में, और आने वाले दिनों में अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और आपने जो सवाल पूछा था वो मुझे भी याद आया कि मोटी मोटी किताबें होती हैं, तो हमने देखा है कि हर जगह, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, हर जगह एक स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलेंगी, कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगी। तो ऑप्शन आपके पास है, आप किस में से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, किस में सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दस मैं कहना चाहूँगा कि हमने अपनी फार्मेसी में बी फार्म के दौरान एक यूनिट को जो है अपनी फार्मेसी के दौरान हमने बहुत शॉर्ट में हमने कवर कर लिया है चीज़ों को। लेकिन यहाँ होने वाला दिक्कत है, हाँ, एक पास होना अलग होता है, एक नॉलेज इकट्ठी करनी अलग बात होती है। और मुझे लगता है कि लॉ के बच्चे वो पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। पढ़ना तो आपको तब तक पड़ेगा कि जब तक आप हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में हैं, तब तक आपको खुद को अपग्रेड रखना ही पड़ेगा। ये फार्मा पर भी लागू होता है, ये मेडिसिन पर भी लागू होता है, ये लॉ में भी लागू होता है कि अगर आप अपने आप को नई चीज़ों से अवगत नहीं कराएंगे तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। सो फार्मा की बात आप जब कर ही रहे हैं, तो व्हाई यू चूज़ LLB ओवर एम फार्म? आपका जीपैट भी क्लियर हो चुका था, बैचलर भी आपके उसमें थी, फार्मेसी में थी, तो मास्टर्स क्यों नहीं किया आपने? अनदर ग्रेजुएशन कोर्स इन LLB, व्हाई यू चूज़? मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया और कई लोगों ने वार्न भी किया कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ग्रेजुएट हो चुके हो ऑलरेडी, नाउ गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग अनदर 3 years इन ग्रेजुएशन कोर्स। अब मैं हर किसी को तो नहीं समझा सकता, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपनी फैमिली को समझा पाया कि हाँ, मेरा रुझान जो है वो इस फील्ड में है और मैं इसमें आगे चल के अच्छा करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें, अपने आप को समझाएं, अपने आप से पूछें कि आप क्या कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने फैसले लें। और एम फार्मा की जहाँ तक बात है, तो मैं कहूँगा कि एम फार्मा करना मेरे लिए काफ़ी ईजियर रहता इन कंपैरिजन टू LLB, क्योंकि LLB एक मेरे लिए पूरी तरह से एक न्यू कोर्स है। एम फार्मा एक थोड़ा सा ईजियर साइड पे हो जाता है, लेकिन मेरा एक ये प्रिंसिपल मैं कहूँगा ऐसा है कि अगर आप किसी जगह पर खुद को कंफर्टेबल फील करने लगें तो आप समझ लीजिए कि उसी दिन से आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। तो मैं कहीं पर भी जाकर जो है कंफर्टेबल फील करने का उद्देश्य लेकर ना जा कर के मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, सबसे ज़्यादा सीखूँ जहाँ भी सीख सकता। फैमिली को कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम आई कि वो एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, जो करना है कर ले? शुरू में दिक्कत आई, थोड़ी सी दिक्कत आई उनको ये समझाने में कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि मेरे जो करियर के गोल्स हैं वो क्या हैं, तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया कि तुम करो। क्या होता है कि जिस एज में अभी हम हैं, चल रहे हैं, लाइक 20, 21, 22, 23 की उम्र, इसमें हमें खुद लगता है कि यार पेरेंट्स ने बहुत कर लिया, अब हमें कुछ करना है, अब मास्टर्स करके प्लेसमेंट लो, कमाने लग जाओ। और घर वालों की भी कुछ उम्मीद होती है कि हाँ, बंदा ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या फिर जॉब कर लेगा और पैसे आएंगे घर में। तो इस फेज़ में घर वालों को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आपके अंदर वो करने का जज्बा है तो यार आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं बिल्कुल, और एग्जाम्पल हमारे सामने है। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस एज में आते आते एक फाइनेंशियल नीड जो है वो फैमिली की बढ़ जाती है, हमसे जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, और उस समय पर हमको उनको सपोर्ट करना ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे दूसरा चांस मिला है कि मैं अपने लिए कुछ अलग से करूँ, एक अलग फील्ड में जाकर अपनी जगह बनाऊँ, और मैं काफ़ी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इसके लिए। और बाकी मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई अगर एक काम कर रहा है तो सबको ही वो करना चाहिए। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करें, अपने इंटरेस्ट को देखें, अपने रिसोर्सेज को देखें। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली
लॉ एक ऐसी डिग्री है जो हर एज में लोग ले रहे हैं। लोग सीए करने के बाद लॉ में जा रहे हैं भाई, अमर भाई मैंने देखा है। लोग एमटेक करने के बाद जा रहे हैं, लॉ करने की कोई एज नहीं है। और अगर आपको लॉ ऑफ द लैंड पता है तो आप डेफिनेटली एक एज आपके पास होगी कंपेयर टू अदर सिटीजन्स जो इस देश में हैं। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि आपको उनको न्याय दिलाना है जिनके साथ कोई नहीं खड़ा। एग्जैक्टली। सो मुझे कुछ सुनने में आया था कि आपने एमबीए के लिए भी ट्राई किया था, उसके भी एग्ज़ाम, अभी आपने बताया कि आपने उसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो कभी थॉट आए हैं कि यार मैं ना एलएलबी के साथ साथ ना एमबीए भी कर लेता हूँ, या फिर एलएलबी छोड़ एमबीए करके मस्त प्लेसमेंट लेके डेस्क जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँ, कहाँ लोगों के हद के लिए लड़ूँ, लोगों को न्याय दिलाऊँ, या फिर डिफेंस में लड़ूँ और जज के सामने चिल्लाऊँ? तो ऐसा कभी सोचा है आपने? ऐसा है कि एमबीए वर्सेस एलएलबी ये एक बहुत पुराना एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट के दिल में कभी ना कभी ये आता है ग्रेजुएशन के बाद। और गाइस आप देखोगे ना तो मोस्टली वीडियोस बनेगी एलएलबी वर्सेस एमबीए पे। अभी सर्च कर लो जाकर के, बहुत वीडियोस बनी है यार इस पे। तो मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा कंपैरिजन जो है एमबीए और एलएलबी के बीच में है कि एलएलबी के बाद आपको सीधा कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिलने वाला। मैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट करके ना जाएं कि आपको प्लेसमेंट मिलना है इस वजह से आप एलएलबी कर रहे हैं। वो करना है तो आप एमबीए को डेफिनेटली प्रेफर करें। एमबीए एक सेफ ऑप्शन है उस चीज़ के लिए। दूसरी बात, एमबीए में समय भी आपका 2 साल का लगता है, एलएलबी में 3 साल का लगता है। लेकिन एलएलबी करने के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आप अपने मालिक हैं, आप प्रैक्टिस करें, जो मर्जी करें, वो आपके ऊपर है। एमबीए में आपको फिक्स्ड जॉब मिलेगी, फिक्स्ड टाइमिंग मिलेगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी। लेकिन एलएलबी में आप जितना अच्छा करेंगे आगे चल के वो स्कोप उतना बेहतर होता जाएगा, और थोड़े दिनों बाद एक्सपीरियंस के बाद जो आपकी ग्रोथ है वो एमबीए से आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, वो इस हिसाब से चली जाती है। रिस्पेक्ट भी एलएलबी में मैंने देखी है। रिस्पेक्ट तो आप इस बात से ही सोच सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं में कितने सारे लॉयर्स थे। मैंने सुना है कि यार आप हमारे किशोर दा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके बहुत चाहते हैं वो, तो उनके यार कुछ वर्ड्स हो जाएं 2-4 हमारे ऑडियंस को भी सुनाइए। किशोर दा के गानों की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब आप उनको सुनते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वो आपके साथ ही बातचीत कर रहे हैं। ऐसा होता है कि आजकल के सिंगर्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इतना ज़्यादा कनेक्शन आप फील शायद ना कर पाएँ, कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप उनको सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बातें हैं जिसमें रेलेवेंस है आज के टाइम में भी। आप उनसे सीख भी ले सकते हैं, आप उनको एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी मान सकते हैं। तो मैं आज बस ये 2 लाइन बोलना चाहूँगा किशोर दा के गाए हुए लफ्ज़ों की, कि अपनी किस्मत आप बना ले, अपना आप सहारा बन, अपनी राहें खुद चमका ले, तू भी एक सितारा बन। वाह, बहुत अच्छे। जो भी ऑडियंस मेरे देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक वर्डिक्ट मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ। तो एट द एंड क्या रहा है आपका वर्डिक्ट मैसेज? वर्डिक्ट मैसेज में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर किसी और का निर्धारित किया हुआ एक रास्ता है जिस पर आप चल रहे हो तो आप देख लीजिए कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। आपका फैसला होना चाहिए, आपका करियर है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, आपको भी करना है, सबको करना पड़ता है। उसको भी ध्यान में रखें, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखें, अपनी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखें कि क्या आप फिर से अपने ज़िंदगी के इतने प्रीशियस समय को जो है किसी कोर्स में देना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, शांति के साथ इस पर विचार करें और कभी भी ये ना सोचें कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये बात को मैं लेकर चला हूँ कि एक चीज़ नहीं मिली तो फिर ऐसा नहीं कि बैठ जाना है कि कुछ नहीं होगा। और एक खिड़की अगर बंद करते हैं ऊपर वाले तो काफ़ी दरवाजे नए आपके लिए खुल जाते हैं। और जैसा कि एक मोहम्मद रफ़ी साहब का भी एक गाया हुआ गीत है कि जिसमें उन्होंने गाया है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो ऐसा ही है, ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें आएंगी, कई सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जो मिला है उसको अपना समझ लीजिए और उसके साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल को भी और आपको देख रहे दर्शकों को भी। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो मैं मानता हूं कि आप में भी कुछ करने का जज्बा है, आपको भी नॉलेज गेन करने का एक लगन है उसके लिए आपके दिल में, तो वो अच्छी बात है और वो डेफिनेटली आपको सफलता कभी ना कभी मिलेगी।
और किशोर दा ने एक और बात भी कही है कि गाई है, लिरिक्स तो किसी और ने लिखा है, तो देखो बच्चों बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीज़ें नहीं मिलती, जो अपना नहीं तुम उसके लिए, जो अपना है नहीं खोना, रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो काफ़ी मोटिवेशन बात बता दी इन्होंने, और मेरे भी यार कुछ अंदर से बात निकल रही है कि किसी की भी प्रेशर में आकर के तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है खुद से करना है, और जहाँ जाना है वो आपकी इंटीमेशन जो बोल रही है, घर वाले फैमिली के साथ कंसर्न करो, और वो जहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लो। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिसको मंजिल पाना होता है वो बहाने नहीं रास्ता ढूंढा करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और इसी के साथ ही मैं थोड़ा अपनी फैकल्टी ऑफ लॉ का भी प्रमोशन कर दूं। हाँ जी। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 15 से 20 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वहाँ पे हैं। आप किसी के साथ भी जाकर अपनी समस्या का आप उनसे समाधान करवा सकते हैं। एकेडमिकली आप उनसे बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन उनसे ले सकते हैं। प्लस इस वर्ष से 2023 जो भी गया है पिछला, उससे फैकल्टी ऑफ लॉ में 5 ईयर कोर्सेज़ की भी शुरुआत की गई है। 60 सीट्स हैं, BA LLB प्लस BBA LLB दोनों अलग अलग कोर्सेज़ में। तो इससे हमारे यहाँ पे जो अभी तक का 3 ईयर का कोर्स चल रहा था, प्लस ये 2 नए कोर्स और जुड़ गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाया हूँ, और बहुत बहुत आभार जताऊँगा अमर भाई का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच आशुतोष भाई यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यार मैं काफ़ी दिनों से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे लॉ के बारे में, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आशुतोष ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने का, जहाँ तक हो पाएगा मेरे को पता होगा तो मैं ट्राई करूँगा, वरना एक बार और आपकी फेस टू फेस मीटिंग करवा देंगे, जहाँ आप बोलेंगे एक फैन मीट हो जाएगा, है ना ब्रो? जब श्योर। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का, तो वीडियो को फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करो जो कि LLB में जाने वाले हैं। सो बाय गाइस।